Hello people, this is your channel CATV and आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू AS19 लीजेस। जहाँ पे अगर पिछली बार की हम बात करें तो हमने स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन कर लिए थे, पर एक वो जो सेल एंड लीजबैक का ट्रांजैक्शन का क्वेश्चन था वो छूटा हुआ था, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि इसमें बहुत सारा कंटेंट देख रखा है, इसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो सॉर्ट करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें पर्टिकुलरली आपको समझ में आएंगी। सो इसलिए ही उसी के रिस्पेक्ट में पर्टिकुलर एक पेज में ये हो गया है, प्रॉपर तरीके से हो गया है। अब हमें जो है इसको समझना है और इसको समझ के हमको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। उसके बाद हम पीएम के क्वेश्चंस को देखेंगे, जो फटाफट पीएम में भी 5-6 क्वेश्चन होंगे अराउंड, तो हम वो भी क्वेश्चन को देख लेंगे। सबसे पहले बात आती है सेल एंड लीजबैक ट्रांजैक्शन। तो सेल एंड लीजबैक ट्रांजैक्शन में क्या है, देखो एक वेंडर है, वेंडर असेट को सेल करता है और फिर वही असेट को वापस से लीज पे ले लेता है। अब कोई भी कारण हो, एक पैकेज बनता है, एक नेगोशिएशन पैकेज रहता है, एक पैकेज बनता है जहाँ पे वो सेल करता है, उसके बाद कुछ पैसे आते हैं, ठीक है, पैसे आते हैं और उसका से कैश इनफ्लो हो जाता है। देन फिर वो लीज़ पे ले लेता है और लीज़ रेंटल पे करता है, मीन्स उसके पास एक कैश आ जाता है। जब कैश की शॉर्टेज होती है तब ऐसे ही हमको करना पड़ता है एग्जीक्यूट ट्रांजेक्शन को। और दूसरा तरीका ये भी है कि टैक्स इवेजन भी इससे होता है और टैक्स बेनिफिट क्लेम करने के लिए भी ये ट्रांजेक्शन, ये पैकेजेस यूज़ होते हैं। पर खैर वो तो एक वो तरीका हो गया, इलीगल तरीका हो गया। बट हाँ, अगर हमको टैक्स बेनिफिट डिराइव करना है और ये है कि हमारे पास हमको कैश की शॉर्टेजेस है, तो ऐसे रिस्पेक्ट में हम हमारी एसेट को किसी को देते हैं, हम कैश लेते हैं, देन हम ही उसको फिर लीज़ पे ले लेते हैं, लीज़ रेंटल पे करते हैं उसके ऊपर। तो लमसम में हमको अमाउंट तो मिल जाता है, क्योंकि हम देते हैं हमारी एसेट को, हमको कैश मिल जाता है, उसमें थोड़ा लीज़ पेमेंट हम करते हैं, लीज़ रेंटल पेमेंट करते हैं। अब ये देखना है कि जो ये लीज़ पे हम ले रहे हैं, ठीक है, जो हम लीज़ पे ले रहे हैं और लीज़ रेंटल पे कर रहे हैं ना, तो सेल करा असेट को और फिर वही असेट को वापस लीज़ पे लिया, ठीक है। तो सेल करा तो पैसे आए, लीज़ पे लिया तो पैसे गए। तो अब ये लीज़ पे हम जो ले रहे हैं वो ऑपरेटिंग लीज़ भी हो सकती है, फाइनेंस लीज़ भी हो सकती है। अब फाइनेंस लीज़ की बात करें, छोटा सा है, फाइनेंस लीज़ की बात करें तो अगर सेल प्रोसीड, आपका जो ये सेल प्रोसीड है, ठीक है, अगर ग्रेटर देन कैरिंग अमाउंट है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, कैरिंग अमाउंट से ऊपर, कैरिंग अमाउंट अपना WDV, तो कैरिंग अमाउंट से ऊपर गया सेल प्रोसीड तो प्रॉफिट है, नीचे गया तो लॉस है। तो यही है, इसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, वो अमोटाइज करेंगे ओवर लीज टर्म। अमोटाइज करेंगे ओवर लीज टर्म, मतलब लीज टर्म का मतलब ये नहीं कि पीरियड वाइज कर देंगे कि भैया 5 साल का लीज है तो 5 साल हमने इक्वली अमोटाइज कर दिया, नहीं। अमोटाइज इन प्रपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ लीज असेट, जो अमोटाइज करेंगे इन प्रपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ लीज असेट। अब यही जो बात आती है ऑपरेटिंग लीज की, तो पहले चेक कर लो ट्रांजेक्शन फेयर वैल्यू पे होना। अगर ट्रांजेक्शन फेयर वैल्यू पे है और अगर है तो ये चेक करो फिर फेयर वैल्यू क्या कैरिंग वैल्यू से अबव है, फेयर वैल्यू कैरिंग वैल्यू से अबव है क्या, चलो ठीक है, फेयर वैल्यू अबव कैरिंग वैल्यू है, तो फिर हम ये देखो कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। क्योंकि अगर सेल प्राइस बिलो या इक्वल टू फेयर वैल्यू है, क्या बोला, सेल प्राइस बिलो या इक्वल टू फेयर वैल्यू है, इधर कैरिंग अमाउंट नहीं बोला है, क्योंकि सेल प्राइस इधर और कैरिंग अमाउंट इधर कंपेयर हो रहा था। इधर पहले ये चेक करो कि फेयर वैल्यू पे हुआ है, फेयर वैल्यू कैरिंग वैल्यू के ऊपर है कि नीचे है, चलो ऊपर है। सेल प्राइस जो है वो फेयर वैल्यू के बिलो है क्या फेयर वैल्यू इक्वल है, तो ऐसे केस में प्रॉफिट एंड लॉस इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर देंगे। मतलब हमने अपने फेयर वैल्यू की पोजीशन देखी और फेयर वैल्यू की पोजीशन अबव कैरिंग वैल्यू है, और सेल प्राइस की पोजीशन देखी, अगर सेल प्राइस फेयर वैल्यू के बराबर है या फेयर वैल्यू के नीचे है, ठीक है, तो ऐसे केस में जो है P&L प्रॉफिट एंड लॉस इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर देंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस जो रिकॉग्नाइज करेंगे वो तो हम ऑब्वियस ही बात है कि वो तो सेलिंग प्राइस में से जब हम कैरिंग वैल्यू माइनस करेंगे तो ही आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, समझ लो। 3 लाइन हमको बनानी पड़ेगी, एक आपको एक टाइमलाइन बनाना पड़ेगा जिसमें 3 डॉट्स होंगे। सबसे पहले आपका फेयर वैल्यू रहेगा, फेयर वैल्यू को तो कैरिंग अमाउंट के ऊपर ही रखना है, क्योंकि फेयर वैल्यू तो कैरिंग वैल्यू के ऊपर ही है। अब आपके पास ये है कि फेयर वैल्यू जो है वो कैरिंग के ऊपर है। अब जो आपकी सेल प्राइस है वो फेयर वैल्यू के आगे, फेयर वैल्यू के इक्वल हो सकती है और फेयर वैल्यू के नीचे होगी, ठीक है, फेयर वैल्यू की इक्वल और फेयर वैल्यू के नीचे। मैं कैरिंग वैल्यू नहीं बोल रहा हूँ, मैं फेयर वैल्यू की इक्वल या फेयर वैल्यू के नीचे बोल रहा हूँ। तो ऐसे केस में जो P&L है वो इमीडिएटली बुक हो जाएगा, एक्सेप्ट लॉसेस। P&L तो प्रॉफिट हो या लॉस हो इमीडिएटली बुक होगा, पर इसका एक्सेप्शन है कि कभी लॉस में ऑप्शन है कि अगर लॉस कंपेंसेटेड बाय फ्यूचर लीज पेमेंट, अगर लॉस है उसको मैं कंपेंसेट कर सकता हूँ जब मैं अगर फ्यूचर लीज पेमेंट करूँ बिलो मार्केट प्राइस। तो लॉस मेरे को हुआ पर लॉस को कंपेंसेट कर सकता हूँ मैं अगर मैंने लीज पेमेंट किया बिलो मार्केट प्राइस। तो ऐसे केस में जो है अमोटाइज हो जाएगा ओवर लीज पेमेंट, ठीक है, फिर ओवर लीज पेमेंट अमोटाइज होगा। इधर अमोटाइज होता है इन प्रपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन, अमोटाइज इधर होता है ओवर लीज पेमेंट। अब सेल प्राइस कभी फेयर वैल्यू के इक्वल हो गई, अबव हो गई, क्योंकि इक्वल टू और बिलो में तो ऐसा है, अगर अबव हो गई
तो जो एक्सेस पोर्शन है ना फेयर वैल्यू के बाद वाला, वो तो अमोटाइज होगा ओवर पीरियड। ओवर पीरियड मतलब वो लीज टर्म वाला पीरियड, तो इधर अमोटाइज होगा ओवर पीरियड, इधर अमोटाइज होगा ओवर लीज पेमेंट, और इधर अमोटाइज होगा एज पर द प्रोपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन। तो इधर अमोटाइज होगा ओवर पीरियड, असेट इज एक्सपेक्टेड टू यूज़। तो जैसे ही वो एक्सेस वाला पोर्शन जो है अमोटाइज हो जाएगा ओवर पीरियड, असेट इज एक्सपेक्टेड टू यूज़, तो वो एक्सेस पोर्शन अमोटाइज हुआ। अब सेल प्राइस वापस बिलो या इक्वल टू फेयर वैल्यू हो गया। सी, अगर फेयर वैल्यू 120 है, कैरिंग अमाउंट 100 है, फेयर वैल्यू 120 है और सेलिंग प्राइस 130 निकली, तो 120 से 130 वाला जो पोर्शन है सेलिंग प्राइस अबव फेयर वैल्यू, तो वो तो जो हो जाएगा अमोटाइज ओवर पीरियड। अब 120 से 100 वाला जो पोर्शन है, अब सेलिंग प्राइस का अबव वाला पोर्शन अगर जो है वो अमोटाइज हो गया, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 120 पे। अब 120 पे हो गया तो फेयर वैल्यू भी 120 है, तो सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू तब इक्वल टू, ये इक्वल टू में हो गया ना फेयर वैल्यू के। अब जो बचा हुआ पोर्शन है 100 और 120 का, वो P&L में इमीडिएटली हम रिकॉग्नाइज कर देंगे। अब एक दूसरा पोर्शन ये है कि अगर फेयर वैल्यू जो है हमारी कैरिंग वैल्यू के नीचे, अगर हमारी जो फेयर वैल्यू है वो कैरिंग वैल्यू के नीचे, तो ऐसे केस में तो P&L जो है वो इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करने का। तो सबसे पहले हमको फेयर वैल्यू की पोजीशन देखने की, ठीक है, फेयर वैल्यू की पोजीशन देखने की और सेलिंग प्राइस की पोजीशन देखने की, ठीक है। तो ऐसा करते हुए हमने पढ़ा है, अब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन करते हैं ताकि समझ में आए कि बोलना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, अराउंड 6 मिनट में ये ख़त्म हुआ है। अब इस पर हम क्वेश्चन करते हैं। इसको मैंने बहुत बेहतर तरीके से मैंने इधर बताया हुआ है, उसको मैं और फाइनेंस तरीके से इधर बताया है, इसको हम इधर से भी समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे जैसे कैरिंग वैल्यू WDV, फेयर वैल्यू आगे है, फेयर वैल्यू आगे है, फेयर वैल्यू अबव है, तो ऐसे केस में P&L इमीडिएटली बुक कर लेंगे, एक्सेप्ट अगर जो है 1 सेकेंड, हाँ, तो फेयर वैल्यू जो है अगर हमारी फेयर वैल्यू आगे है और सेलिंग प्राइस इक्वल टू या बिलो फेयर वैल्यू है, तो P&L में ले जाएंगे। पर अगर इसके आगे है तो एक्सेस अमोटाइज ओवर पीरियड, और बचा हुआ बैलेंस जो है वो P&L में रिकॉग्नाइज हो जाएगा इमीडिएटली। पर हमारी जो अगर कैरिंग वैल्यू है, अगर फेयर वैल्यू कैरिंग वैल्यू से कम है, ठीक है, तो ऐसे केस में P&L में रिकॉग्नाइज करेंगे इमीडिएटली। अभी अब हम इस पर क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन करके वो बेटर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। चलो, सबसे पहले मशीन सोल्ड करी है WDV 40 लाख की टू बी लिमिटेड फॉर 50 लाख, ठीक है। अब समझो कैरिंग वैल्यू क्या है आपकी, टाइम लाइन पे लेकर आ जाओ चीज़ों को। कैरिंग वैल्यू आपकी है 40 लाख, ठीक है, ये कैरिंग वैल्यू आपकी, और फिर आप जो है 50 लाख पे किसी एसेट को बेच रहे हो, मतलब आपकी सेल प्राइस होगी, आपको सिर्फ प्लॉटिंग करनी है, ठीक है। सेलिंग प्राइस होगी आपकी 50 लाख। अब फेयर वैल्यू देख लो, और लीज इज एन ऑपरेटिंग लीज, ठीक है, तो फाइनेंशियल लीज की बातें नहीं कर रहे, नहीं तो फिर हम वो डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग अमोटाइज करते हैं। तो अब सेलिंग प्राइस 50 लाख है, ठीक है, WDV 40 लाख है और सेलिंग प्राइस 50 लाख है। अब सेलिंग प्राइस जो 50 लाख है, अगर फेयर वैल्यू भी इसके इक्वल होती, ठीक है, तो फेयर वैल्यू भी इसके इक्वल है, तो ये वाला पोर्शन हो गया कि सेलिंग प्राइस जो है वो फेयर वैल्यू के ही इक्वल है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इमीडिएटली बुक करेंगे P&L में, क्योंकि इक्वल टू फेयर वैल्यू है ना। तो व्हेन सेलिंग प्राइस 50 लाख इज इक्वल टू फेयर वैल्यू, ए शुड इमीडिएटली रिकॉग्नाइज प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट ही है 10 लाख का इन इट्स बुक्स। चलो, अब कैरिंग वैल्यू हमारा तो 40 ही है, वन सेकेंड, आती बात हमारी, हाँ, ओके। तो अगर अब सेकंड क्वेश्चन अपना ये है कि कैरिंग वैल्यू हमारी 40 है, ठीक है, सेलिंग प्राइस हमारी जो है वो है 50। अब फेयर वैल्यू देखना है, फेयर वैल्यू 60 है, मतलब 50 के आगे, ठीक है। तो ऐसे केस में जो है जो सेलिंग प्राइस है वो बिलो फेयर वैल्यू है, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस है 10 का, प्रॉफिट एंड लॉस तो 10 का ही देगा ना। फेयर वैल्यू 60 है, प्रॉफिट एंड लॉस तो क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस फेयर वैल्यू, वो तो कैरिंग वैल्यू और सेलिंग प्राइस के बीच में जो रहता है डिफरेंस वही P&L रहता है। तो 10 लाख का प्रॉफिट ऑफ 10 लाख इमीडिएटली रिकॉग्नाइज हो जाएगा, प्रॉफिट ऑफ 10 लाख इमीडिएटली रिकॉग्नाइज इन ए लिमिटेड। चलो, ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। कैरिंग वैल्यू तो हमारी 40 है, ठीक है, कैरिंग वैल्यू हमारी है 40, फेयर वैल्यू हमारी 45 है और सेलिंग प्राइस 38 है। देखो, फेयर वैल्यू आगे है 45 और सेलिंग प्राइस जो हमारी है वो 38 है ना।
सेलिंग प्राइस निकल गई हमारी 38। तो कायदे से देखा जाए तो 7 लाख को पीएनएल में इमीडिएटली बुक हो जाना चाहिए, ठीक है। पर समझना पड़ेगा 7 लाख को इमीडिएटली बुक करें, क्योंकि फेयर वैल्यू से तो सेलिंग प्राइस कम ही है ना। तो 7 लाख को नहीं, सॉरी 7 लाख नहीं, 2 लाख जो है वो लॉस इमीडिएटली बुक हो जाना चाहिए। देखते क्या बोल रहे हैं। तो फेयर वैल्यू ऑफ लीज मशीनरी 45 है, सेलिंग प्राइस 38 है, राइट। अब लॉस ऑफ 2 लाख है, इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करेंगे ए लिमिटेड में, ठीक है। अब ये लॉस है तो आपको पता होगा कि जैसे लॉस है तो ये उसमें ये वाला पोर्शन लग जाता है। अगर फेयर प्राइस अबव फेयर वैल्यू अबव कैरिंग वैल्यू है तो फेयर वैल्यू हमारी 45 है, कैरिंग वैल्यू हमारी 40 थी, तो ये तो अबव है। सेलिंग प्राइस बिलो फेयर वैल्यू है, हाँ सेलिंग प्राइस 38 है जो 45 से कम है, तो पीएनएल इमीडिएटली बुक करेंगे। पर अब ये लॉस का कैसा गया, तो लॉस कंपेंसेटेड बाय फ्यूचर लीज पेमेंट। अगर लॉस जो है वो कंपेंसेटेड बाय फ्यूचर लीज पेमेंट अगर बिलो मार्केट प्राइस करे, देन जो है अमोटाइज हो जाएगा ओवर द प्रपोर्शन ऑफ लीज पेमेंट, ठीक है। तो ये हमारा पोर्शन आ गया सी, मतलब इलस्ट्रेशन 3 का सी लिख लेते, इलस्ट्रेशन 3 का सी। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 3 का सी हो गया। अब फेयर वैल्यू, अब की फेयर वैल्यू 40 लाख है, तो वही है क्वेश्चन में करें, कैरिंग वैल्यू तो हमारी 40 है, फेयर वैल्यू भी 40 निकल गई एंड सेल प्राइस 50 है। अब क्या करें, सेल प्राइस आपकी निकल गई 50, तो अब सेलिंग प्राइस तो एक्सेस ऑफ फेयर वैल्यू है, तो क्या करेंगे। तो एक्सेस को हमने क्या पढ़ा था, एक्सेस निकले तो सेलिंग प्राइस अबव फेयर वैल्यू, एक्सेस ओवर फेयर वैल्यू, अमोटाइज ओवर पीरियड, असेट इज एक्सपेक्टेड टू यूज़, तो उसको अमोटाइज कर देना चाहिए ओवर पीरियड। डी वाला देखते हैं, अमोटाइज ओवर द लीज पीरियड, ठीक है। आती बात फिर वापस 46 और 50, तो हमारा जो कैरिंग वैल्यू है 40, फेयर वैल्यू है 46, सेलिंग प्राइस 50 है। तो ऐसे केस में जो 46 से 50 वाला पोर्शन है, मतलब 4 लाख, वो तो अमोटाइज हो जाएगा, और बाकी जो है मतलब कि वही है कि ये जैसे कि फेयर वैल्यू से आगे है, फेयर वैल्यू से आगे हमारा सेलिंग प्राइस, तो ये जो है एक्सेस, ये एक्सेस तो अमोटाइज हो जाएगा ओवर पीरियड। देन जो बचा हुआ पोर्शन है 6 लाख का, वो पीएनएल में रिकॉग्नाइज होगा इमीडिएटली। तो 6 लाख का जो है इमीडिएटली रिकॉग्नाइज इन बुक्स, और जो 4 लाख का है वो अमोटाइज और डेफर्ड ओवर लीज पीरियड। फेयर वैल्यू आ गया, फिर कैरिंग वैल्यू 40 है, फेयर वैल्यू 35 एंड सेलिंग प्राइस 39, फेयर वैल्यू 35 और हमारी जो है सेल प्राइस 39 है, ठीक है। तो सेल प्राइस 39 है। तब पॉइंट क्या आता है कि फेयर वैल्यू जो है हमारी, फेयर वैल्यू जो है वो कैरिंग वैल्यू से तो कम है, ठीक है। फेयर वैल्यू जो सेलिंग प्राइस से कम है, तो ऐसे केस में जो है फेयर वैल्यू जो हमारी कैरिंग वैल्यू से कम है, तो ऐसे केस में जो है प्रॉफिट एंड लॉस, हमने क्या पढ़ा था, फेयर वैल्यू बिलो कैरिंग वैल्यू, तो प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉग्नाइज इमीडिएटली। तब देखो समझना पड़ेगा, फेयर वैल्यू 35 है, कैरिंग वैल्यू है 40 और सेलिंग प्राइस है 39। तो देखते हैं क्या लिखा है इसमें। ओके, अब क्या बोलना चाह रहे हैं कि फेयर वैल्यू 35 है और सेलिंग प्राइस 39 है, तो कायदे से देखा जाए तो 1 लाख को बुक कर लेना चाहिए पीएनएल में, राइट। 1 लाख को पीएनएल में बुक कर देना चाहिए इमीडिएटली। तो इसमें क्या लिखा है इन्होंने, फेयर वैल्यू 35 है, सेलिंग प्राइस 39 है, द लॉस ऑफ 5 लाख टू बी इमीडिएटली रिकॉग्नाइज बाय ए लिमिटेड इन इट्स बुक्स एंड प्रॉफिट ऑफ 4 लाख शुड बी डेफर्ड और अमोटाइज ओवर लीज पीरियड। ये इंपॉर्टेंट है, क्या बोल दिया इनने, समझते हैं तो क्या बोला, क्या बोला इन्होंने कि फेयर वैल्यू आपकी जो है 35 है, मतलब हमारी कैरिंग वैल्यू से कम है, और सेल प्राइस 39 है, ठीक है। तो कायदे से देखा जाए तो जो 39 लाख है ओवर 35,
ये 39/35 ये जो है, जैसे कि जब हमारा प्रॉफिट वाला सिनेरियो था, जब हमारा जैसे ये वाला पोर्शन सेलिंग प्राइस 50 है और फेयर वैल्यू 46 है, एक्सेस को हमने वो करा था, क्या करा था, अमोर्टाइज किया था, राइट। तो इधर भी तो एक्सेस आ रहा है, भले ही फेयर वैल्यू और सेलिंग प्राइस दोनों कैरिंग वैल्यू से कम है, तो ये भी तो एक्सेस ही है। तो एक्सेस को बुक कर लिया हमने प्रॉफिट, ठीक है। एक्सेस को जब प्रॉफिट बुक करा तब 39 वाला 35 पे आ गया, क्योंकि एक्सेस हमने प्रॉफिट पे बुक कर लिया, और जो बचा हुआ 5 लाख है वो हमारा लॉस हो गया। तो लॉस ऑफ 5 लाख टू बी इमीडिएटली रिकॉग्नाइज, और जो है प्रॉफिट ऑफ 4 लाख शुड बी अमोर्टाइज एंड डेफर्ड ओवर दिस पीरियड। तो हमको ये भी याद रखना पड़ेगा कि अगर फेयर वैल्यू से सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो वो तो डेफर्ड ही होगा। जैसे इधर भी फेयर वैल्यू से अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा थी तो इतना पोर्शन डेफर हुआ था, बचा हुआ P&L ने। अब इधर भी ऐसे ही होगा कि अगर ज़्यादा प्राइस निकला तो इतना पोर्शन डेफर होगा। जैसे कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन से आप समझते, मैंने वापस इसको एडिट करा है। जैसे कि मेरा सेलिंग प्राइस है, ठीक है, जो कैरिंग वैल्यू से कम था 39, वही सपोज का 35 है। तो कायदे से ये इतना तो एक्सेस है ना, ये तो प्रॉफिट बुक करेंगे जो अमोर्टाइज होगा ओवर द लीज पीरियड, ठीक है। और ठीक है, इतना तो एक्सेस है, और इतना जो प्रॉफिट है, एक तो इतना बुक हो जाएगा, अमोर्टाइज हो जाएगा ओवर लीज पीरियड, और इतना जो लॉस है वो लॉस को जो है इमीडिएटली बुक कर लेंगे। तो डेफर्ड ओवर लीज पीरियड और एक्सेस जो 5 लाख है वो इमीडिएटली रिकॉग्नाइज हो जाएगा, तो इस तरीके से सेल एंड लीज बैक के ट्रांजैक्शन होते हैं। इधर हमने जो भी बात करी ना, वो हमने बात करी है ऑपरेटिंग लीज की, ठीक है। हो सकता है फाइनेंशियल लीज पे भी क्वेश्चन आए तो हम वो भी देख लेंगे, ठीक है। अभी जो ABCDEF ये कोई मैटर नहीं करता, अभी तो हमने समझ लिया है इस पर्टिकुलर चार्ट से भी समझ लिया हमने, ठीक है। और इस पर्टिकुलर चार्ट से बेटर चार्ट है कि हमने इससे भी हम बेटर तरीके से चीज़ों को समझ लेंगे, राइट। तो हो सके तो मैं इसी को ही यूज़ करूँगा, जो PM में जब हमारे क्वेश्चन आएंगे तो भी हमको बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। ये जो शीट है, ये जो पर्टिकुलर नोट है, ये भी हमको बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे जब हम PM के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अब हम PM की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो हम PM की तरफ तो बढ़ गए हैं, पर याद रखना कि सबसे पहले याद रखना पड़ेगा हमें कि हमें फंडामेंटल्स क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है। हमको पेन पेपर पे प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। फंडामेंटल क्लियर होना ज़रूरी इन द सेंस कि जब भी हम अभी क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन को हम नोट्स से लिंक करेंगे, ठीक है। समझेंगे कि जो हमने पढ़ा है वो वर्कआउट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज की बात आ रही है, तो यही बात है। तो ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज का डिफरेंस की, तो हम बेटर तरीके से इसका डिफरेंस समझ चुके थे कि ऑपरेटिंग लीज तो अदर देन फाइनेंस लीज होता है। बाकी फाइनेंस लीज होता क्या है, इसके लिए हमने पर्टिकुलर ये वाला पोर्शन पढ़ा था कि ऐसी लीज जिसमें ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है बाय द एंड ऑफ लीज टर्म, या ऑप्शन दिया जाता है टू परचेस असेट एट अ प्राइस जो एक्सपेक्टेड टू बी सफिशिएंटली लोअर देन द फेयर वैल्यू। जो सफिशिएंटली लोअर देन द फेयर वैल्यू है, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सफिशिएंटली लोअर देन द फेयर वैल्यू एट द डेट द ऑप्शन बिकम एक्सरसाइजेबल। तो जब ऑप्शन एक्सरसाइजेबल है, ठीक है ना, तो उस टाइम पे ऑप्शन देगा, ठीक है ना। एट द डेट ऑप्शन बिकम एक्सरसाइजेबल, तो उस टाइम पे जो फेयर वैल्यू है कम से कम उससे तो लोअर पे ही हम परचेस करेंगे, और ठीक है, इट इज़ रीजनेबली सर्टेन डेट ऑप्शन वो एक्सरसाइज करेगा। और मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ की हमने बात करी थी, ट्रांसफ़र हो गई है। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP में क्या होता है, वो लीज रेंटल और गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू वो एटलीस्ट सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द फेयर वैल्यू इक्वल होती है। और स्पेशलाइज नेचर का अगर एसेट है तो फिर तो बात ही खत्म है। तो ये सब जो है हमारा फाइनेंस लीज होता है। प्लस अगर कुछ अदर फैक्टर्स है, अदर इंडिकेटर ये थे कि अगर लेसी कैंसिल करता है लीज को, तो जो लेसर्स को लॉस हुआ है वो बॉर्न करेगा लेसी, तो फाइनेंस लीज है। गेन और लॉसेस फ्रॉम द फ्लक्चुएशन इन द फेयर वैल्यू ऑफ द रेसिडुअल फॉल टू द लेसी। तो गेन और लॉस होता है फ्रॉम द फ्लक्चुएशन इन द फेयर वैल्यू, वो लेसी बियर करता है। और लेसी कैन कंटिन्यू टू लीज फॉर अ सेकेंड पीरियड एट अ रेंट जो सब्सटेंशियली लोअर देन द मार्केट रेंट। अगर लेसी कंटिन्यू करता है लीज फॉर अ सेकेंडरी पीरियड में लीज कंटिन्यू करता है और जिसका रेंटल है वो सफिशिएंटली लोअर देन द मार्केट है, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब फिनेंशियल लीज के इंडिकेटर है, ओके। तो ये सब चीज़ें हमने PM में देखी।
रही बात है तो पीएम में क्वेश्चन नंबर 75 से हम क्वेश्चन करना चालू कर रहे हैं। 75 के बाद आता है हमारा 76, वो शायद 3 ही क्वेश्चन है क्या, 77, 78, 4 क्वेश्चन है। ठीक है, चारों क्वेश्चन को हम तरीके से करते हैं, आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और चलो अब समझते हैं। ओके, सो एएस लिमिटेड लीज्ड अ मशीन टू एसबी, तो उसने एक मशीन लेसर है, ये लेसी है, उसने मशीन लीज करी। फेयर वैल्यू है 4 लाख, देखो फेयर वैल्यू दे के रखी है, राइट, समझेंगे क्या पढ़ना अपना को। लीज का है 5 साल, लीज रेंटल है 1 लाख पर एनम, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू 20,000 है, अनएक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू, ये सेम टू सेम क्वेश्चन पीएम में था, एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू 40,000 था हमारा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 15% है, डेप्रिसिएशन एसएलएम बेसिस पे है, ध्यान रखना 10% पर एनम, इधर डेप्रिसिएशन कौन चार्ज करेगा। पर सबसे पहले ये तो देख लो कि फाइनेंस लीज है कि ऑपरेटिंग लीज है। सी ये सब बातें करके दे के रखी, अनअर्नड फाइनेंशियल इनकम, ये सब अगर बोल के रखा है, ठीक है, तो ठीक है, अनअर्नड फाइनेंस इनकम है, तो एक तरीके से फाइनेंशियल लीज की बात कर रहे हैं। फिर नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ लेसी इन द फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर की जनरल एंट्री बतानी है। लेसी कौन है, एसबी, फाइनेंस लीज है, फाइनेंस लीज में लेसी, तो लेसी क्या करेगा, लेसी क्या करेगा, लेसी तो ठीक है डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेगा, और उसका एक इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर होता है, लीज रेंटल वो पे करेगा, तो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर को वो फाइनेंस चार्जेस बोल देगा, लीज रेंटल वो पे करता है, जो वो है पर्सनल अकाउंट। देखो एक ये चीज़ याद रखनी कि पर्सनल अकाउंट ओपन हो जाएगा, लीज रेंटल पे करेगा, डेप्रिसिएशन बुक करेगा, चार्ज करेगा पीएनएल में, तो ये सब चीज़ें होगी। ठीक है, और फर्स्ट ईयर को हमको शो करना है। अब सबसे पहले इसमें एक चीज़ की कमी है, ठीक है, हमको क्या निकालना है, एसेट एंड अनअर्नड फाइनेंस इनकम। अब अनअर्नड फाइनेंस इनकम, तो अनअर्नड फाइनेंस इनकम में हमने समझा था कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, या तो मैं बोल दूँ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, तो हमको समझना पड़ेगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या आता है, एक तो एमएलपी तो आता ही आता है, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट तो हमको लेसर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ता है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में एमएलपी आया प्लस अनअर्नड प्लस अनअर्नड नहीं अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू आया, ठीक है, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू आया लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें तो यही आता ना कि जो लेसी प्रोवाइड कर रहा है, 1 सेकेंड, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू आया हमारा एमएलपी तो आया ही आया, प्लस अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। हम बात करें तो 1 सेकेंड, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ओके वेयर इट हैज बीन गॉन, 1 सेकेंड, ओके ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ओके ग्रॉस इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट ऑफ लेसर से देखा जाता है एमएलपी अंडर अ फाइनेंस लीज एंड एनी यूजीआरवी एक्रूइंग टू द लेसर। ठीक है, तो एमएलपी और यूजीआरवी, एमएलपी क्या होता है, चलो एमएलपी देखो, एमएलपी तो पेमेंट ओवर लीज टर्म, जो लीज रेंटल है जो पेमेंट होगा। फिर गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू जो लेसी ने बोल के रखा है वो, या तो क्योंकि लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है हमको गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, तो लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो रेसिडुअल वैल्यू जो गारंटीड टू द लेसर, जैसे कि जो लेसी ने बोल के रखा है या जो थर्ड पार्टी ने बोल के रखा है, दोनों में से जो भी हायर हो वो मिनिमम लीज पेमेंट होगा। पर लेसी के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू तो वही है जो उसने गारंटी दे के रखी है। ये हो गया हमारा ठीक है, ये मिनिमम लीज पेमेंट हो गया। पर अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू भी ली जाती है जब हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लेते हैं, तो अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू भी लेते हैं एक्रूइंग टू द लेसर। अब पॉइंट ये है कि ये अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू भी हमने ली, और अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम में क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस ये जो प्रेजेंट वैल्यू है ऑफ एमएलपी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ लेसर, अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। अब किस रेट से डिस्काउंट करते हैं, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट। चलो अब यूजीआर भी निकाल लेते फटाफट। देखो कितना ईजी है, टर्म क्या है, 4 साल, 5 साल का टर्म है, 5 साल का टर्म है, लीज रेंटल 1-1 साल हमको मिलेगा 5 साल तक। ठीक है, वो हो गया हमारा। फिर गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू 0.20 है, तो अनगारंटीड हमारा 0.20 है। तो ऐसा करते हुए हमको लास्ट ईयर में 4th ईयर में 1 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 40,000 भी मिलेगा, 15% से हमको डिस्काउंट करना है। चलो तो हर साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर है
1 लाख को डिस्काउंट करा। अब ये लीज रेंटल एट द बिगिनिंग ऐसा कुछ भी नहीं है, तो 4 साल तक जो है 1 2 3 और ये 4 साल तक जो है हमने तो जो हमारा जो पर्टिकुलर मिनिमम लीज पेमेंट है उसको तो हमने डिस्काउंट करा, जो लीज रेंटल है उसको डिस्काउंट करा 15% से, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। और साथ ही साथ लास्ट ईयर में तो बकायदा 20,000 हमको गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू भी मिलेगा और 20,000 हमको अनगारंटीड भी मिलेगा, तो टोटल मिला के हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 355,108 आया। तो 355,108 आया हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अगर हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालें, ये तो हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट तो एग्रीगेट होता है, तो एग्रीगेट होता है, तो 1 लाख को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 लाख और 40,000, 5,40,000, तो 5,40,000 आया। ठीक है, तो 1 लाख को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 लाख, 20,000 हमारा गारंटीड है, 20,000 हमारा अनगारंटीड है, 5,40,000 आया। जो डिफरेंस है हमारा अर्न फाइनेंस इनकम है 184 892, ये हमारा अनअर्नड फाइनेंस इनकम है। अब अर्न फाइनेंस इनकम 4 साल तक बाइफरकेट होगा, तो इसके पीछे इन्होंने वो दे के रखा है कि नहीं दे के रखा है, इन्होंने वर्किंग नोट, राइट, क्योंकि इतना है, इतना हमने तो एग्रीगेट में निकाल लिया, 184,892 ये निकाल लिया हमने। तो पर इसको हर साल में कैसा अलॉकेट करेंगे 5 साल में, तो 184,892 को वैसे बता के रखा है। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि हमको ये भी समझना पड़ेगा, हमको फर्स्ट ईयर की एंट्री पास करनी है, राइट। अब हमको फर्स्ट ईयर की एंट्री पास करनी है, तो सबसे पहले लेसी के लिए तो मशीन असेट ही है, जो भी वो परचेस करा उसके लिए तो वो असेट ही है, असेट टू क्रेडिटर जो बुक करेगा, तो एक तरीके से यही है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर बुक करेगा, पर आपको याद आ रहा है वो पैरा 11 किस वैल्यू से बुक करेगा, समझना पड़ेगा ना किस वैल्यू से बुक करे। वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP ले कि फेयर वैल्यू ले, क्योंकि फेयर वैल्यू भी गिवन दे के रखी है 4 लाख। अब इसके एक क्वेश्चन हमने देखा था जहाँ पे फेयर वैल्यू जो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP फेयर वैल्यू से कम थी, जरा से कम थी, स्लाइटली कम थी, तो हमने फेयर वैल्यू ली थी क्योंकि फेयर वैल्यू प्रिसाइसली दे के रखी थी। पर इधर थोड़ा सा कम ज़्यादा है, ठीक है ना, कम ज़्यादा इन द सेंस कि ज़्यादा अमाउंट पे कम है। ठीक है, तो ऐसे केस में जो है 345,164 आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP अगर हम देखें तो, और ये तो 4 लाख है, तो हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP पे बुक कर लेंगे मशीन को, ठीक है, रादर देन 4 लाख पे। अब डिस्काउंटिंग भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP पे करना पड़ेगा, इस पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सी बात है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP है, इस पर आउटस्टैंडिंग इतना है, इतना हमने लोन लिया एक तरीके से, इस पर हम कैलकुलेट करेंगे हमारा जो 15% का चार्ज है, तो यही है। तो हम ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमको पहले साल का निकालना है, जो पहले साल का निकालना है फाइनेंस चार्ज 51,775। अभी हम पहले साल का ही कैलकुलेट करते हैं, आखिरी साल का देखते रहेंगे। तो 345,164 का हमने पहला साल का निकाला भैया, 51,775 आ रहा है। अब इसको हमने इंस्टॉलमेंट में से माइनस कर दिया, ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट से माइनस किया तो ये प्रिंसिपल अमाउंट है इतना, ये जो अमाउंट है वो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी क्लोज एट द एंड ये है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी क्लोज एट द एंड हमारा है 296,939, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पहले साल का तो फाइनेंस चार्ज निकाल लिया, क्योंकि उसके लिए तो फाइनेंस चार्ज है लेसी के लिए। अब हम समझते हैं, हमने एसेट बुक करा, अब हमारे लिए फाइनेंस चार्ज, तो सबसे पहले फाइनेंस चार्ज से उसका अकाउंट बड़ा कर देंगे, खड़ा कर देंगे, ठीक है, उसका अकाउंट बढ़ जाएगा क्योंकि क्रेडिटर का अमाउंट बढ़ जाएगा फाइनेंस चार्ज से। ये है फाइनेंस चार्ज टू एस लिमिटेड अकाउंट 775। फिर हम उसको पे करेंगे, तो पे करेंगे 1 लाख का पे करेंगे, तो क्रेडिटर का बैलेंस कम हो जाएगा। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन तो वही 345,164 पे चार्ज करेंगे, 345,164 पे, ठीक है, 10% रहेगा, ठीक है, 10% रहेगा, ये डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया। ये डेप्रिसिएशन को क्रेडिटर के अकाउंट में मत ले जाना, इससे मशीनरी का अमाउंट कम होगा। अभी जो डेप्रिसिएशन है वो फाइनेंस चार्ज है, हम P&L में ले जाएंगे। तो इस तरीके से जो है हमारा क्वेश्चन ओवर होता है, राइट, ठीक है, हमारा क्वेश्चन ओवर हुआ। ईजी क्वेश्चन था, कुछ इतना खास नहीं था, समझ में आ गया क्योंकि स्टडी मटेरियल का डिक्टो है। इसको हम काट के लिख सकते हैं, गिवन इन स्टडी मटेरियल, सेम इन स्टडी मटेरियल ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये सेम इन स्टडी मटेरियल है, ये देखे रखा है, राइट। अब 76 आता है, सूरज लिमिटेड विश टू ऑब्टेन अ मशीन कॉस्टिंग 30 लाख। तो सूरज लिमिटेड की विशेष है कि मशीन ऑब्टेन करे 30 लाख की बाय वे ऑफ लीज, ठीक है, मशीन कॉस्टिंग 30 लाख है। इफेक्टिव लाइफ ऑफ मशीन इज 14 साल है, कंपनी रिक्वायर इट ओनली फॉर फर्स्ट 5 ईयर। देखो ऑपरेटिंग लीज है, सिंपल सी बात है, 14 साल की और 5 साल के लिए वो यूज़ कर रहा है।
इट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद अशोक फॉर लीज रेंटल 3 लाख। अशोक जो है सूरज को ऑब्टेन करनी मशीन, तो अशोक देगा उसको, तो अशोक लेसर हो गया, सूरज लेसी हो गया। अशोक ने बोला 3 लाख रुपए लूँगा पर एनम, ठीक है, और इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है। चीफ अकाउंटेंट ऑफ सूरज इज नॉट श्योर अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ लीज रेंटल, सीक योर एडवाइस। तो वो समझ में नहीं आ रहा है लीज रेंटल का ट्रीटमेंट कैसे क्या करे, उसको आपसे एडवाइस चाहिए। अब सिंपल सी बात है, इधर अब समझना पड़ेगा कि इफ़ेक्टिव लाइफ 14 है और 5 साल के लिए वो, ठीक है, रिक्वायर है। तो एग्रीमेंट में एंटर हुआ है लीज रेंटल के लिए 3 लाख रुपए पर एनम। अब कायदे से देखा जाए तो इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे के रखा है, तो हमको कोई वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का प्रेजेंट वैल्यू थोड़ी ना निकालना है, हमको कोई अर्न एंड फाइनेंस इनकम थोड़ी ना निकालनी है, हमको तो बस हमारा ठीक है, हमको सब ये हम अब इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे के रखा है, मतलब क्या कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट MLP ऐसी बात होगी, तभी इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा दिखा रहा है। समझते हैं, लग तो ऑपरेटिंग लीज रहा है पर फाइनेंस लीज का एक कंपोनेंट इन्होंने दे दिया है, इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझते हैं क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है। अब देखो क्या बोला है, अगर हम पॉइंट पे हिट करें, ऑपरेटिंग लीज है कि फाइनेंस लीज है, पहले अपन ये चेक कर लेते हैं। लीज एग्रीमेंट ऑपरेटिंग लीज, ये हिट करे तो लीज एग्रीमेंट इज एन ऑपरेटिंग लीज, पहले तो उसको हाईलाइट करो, लीज एग्रीमेंट इज एन ऑपरेटिंग लीज, ठीक है। अब हम समझते हैं कि इसमें कैसे तरीके से बोला गया है। AS 19, a lease will be classified as finance lease at inception if the present value of MLP amounts to at least substantially all of the fair value। present value of MLP अगर आपका fair value के इक्वल हो तो माना जाता है। इन द गिवन केस इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP 15% एट 15, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP जो हमारा 15% है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP अगर हम 15% पे निकालें तो वो जो है हमारा फेयर वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। तो वही है एन्यूटी फैक्टर देखा जाए तो, अब देखो एन्यूटी फैक्टर निकाल लिया इन्होंने। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP मतलब देखो 3 लाख पर एनम है और 5 साल के लिए है, तो 5 साल का हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालेंगे। 1 डिवाइड बाई 1.15, 1 2 3 4 5, इसका GT कर दो तो आएगा ये 3.36, और 3.36 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 10.08 लेकर आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP, यही हमारी फेयर वैल्यू होगी। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP एंड द फेयर वैल्यू ऑफ, रुको 1 मिनट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP तो 10 लाख है, ओके, और कॉस्टिंग 30 लाख है, मशीन की कॉस्टिंग 30 लाख है, ओके, फेयर वैल्यू 30 लाख है। तो ये भी देखो, एक तो मैंने बताया था आपको कि मेजर इकोनॉमिक लाइफ का भी एक फंडा है, दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमें इसको कैलकुलेटिव पोर्शन पे जाना है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP भी देखा जा सकता है। और ये जिन्होंने कैलकुलेटिव पोर्शन पे गए, लिख लेता हूँ, ये कैलकुलेटिव तरीके से इन्होंने आइडेंटिफाई करा, तो इन्होंने कैलकुलेटिव तरीके से आइडेंटिफाई करा। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP 10.08 है, फेयर वैल्यू 30 है, इन अ फाइनेंस लीज मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ असेट ऑफ इवन इफ टाइटल इज नॉट ट्रांसफर इन अ फाइनेंस लीज टर्म शुड बी फॉर द मेजर पार्ट। तो लीज टर्म भी जो होता है वो मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट है, इवन इफ टाइटल इज नॉट ट्रांसफर, भले ही टाइटल ट्रांसफर नहीं हो, पर जो लीज टर्म है वो तो मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ के लिए होता है। और इन द गिवन केस इफेक्टिव यूजफुल लाइफ इज ओनली फॉर 5 ईयर। तो लीज एग्रीमेंट ऑपरेटिंग लीज है, लीज पेमेंट अंडर ऑपरेटिंग लीज, उसको हम एक्सपेंस जैसे रिकॉग्नाइज करेंगे इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर द लीज टर्म, अनलेस अगर हमें अनदर सिस्टमेटिक बेसिस नहीं लगा सही तो SLM बेसिस पर करेंगे, अनलेस अनदर सिस्टमेटिक बेसिस इज मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टाइम पैटर्न ऑफ यूजर्स बेनिफिट। अगर हमें कोई सा सिस्टमेटिक बेसिस मिलता है जो रिप्रेजेंट करता है टाइम बेनिफिट ऑफ टाइम पैटर्न ऑफ यूज़र बेनिफिट, तो हम उसको वैसे बुक करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो इस तरीके से जो है हमने वापस फाइनेंस लीज का कंसेप्ट है। फाइनेंस लीज में हमने जो C वाला पॉइंट है कि लीज टर्म इज ऑफ मेजर पार्ट, अगर लीज टर्म मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ का होता है, इवन इफ टाइटल इज नॉट ट्रांसफर, टाइटल ट्रांसफर नहीं किया है पर मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ है, तो ट्रांसफ़र होती है अगर ओनरशिप एंड में, या ऑप्शन दिया जाता है परचेस करने का, और ऑप्शन का परचेस करने का प्राइस भी लोअर देन द फेयर वैल्यू है, एंड ठीक है, ऑप्शन भी जो है परचेस करने का लोअर देन द फेयर वैल्यू है, ठीक है, एट द डेट द ऑप्शन बिकम एक्सरसाइजेबल, एंड सच दैट एट एन इंसेप्शन ऑफ द लीज इट इज़ रीजनेबली सर्टन। और इंसेप्शन ऑफ अ लीज पे ये रीजनेबली सर्टन है, इंसेप्शन ऑफ अ लीज पे ये जो है ये रीजनेबली सर्टन है,
इंसेप्शन ऑफ द लीज पे कि ये ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा। तो ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है या एक परचेस करने का ऑप्शन देकर रखा है, हैज़ एन ऑप्शन टू परचेस द एसेट, प्राइस परचेस करने की लोअर देन द फेयर वैल्यू है, और ठीक है, तो लोअर देन द फेयर वैल्यू है, और एट द डेट व्हेन ऑप्शन बिकम एक्सरसाइजेबल। तो लोअर देन द फेयर वैल्यू, और फेयर वैल्यू कब की लेंगे? एट द डेट व्हेन ऑप्शन बिकम एक्सरसाइजेबल, और ये रीजनेबली सर्टन है एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज दैट ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज। फिर मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ की बात हम कर चुके हैं, और एट द इंसेप्शन ऑफ लीज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी जो है वो सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द फेयर वैल्यू वो इक्वल होगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी अमाउंट्स टू एटलीस्ट सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द फेयर वैल्यू वो इक्वल होगा। और लीज एसेट स्पेशलाइज नेचर का है, बाकी लेसी कैंसिल करे तो लेसर का लॉस वो बियर करेगा, गेन और लॉस हो रहा है इन द फ्लक्चुएशन ऑफ फेयर वैल्यू तो वो लेसी को जा रहा है, और लेसी कंटिन्यू कर रहा है सेकेंडरी पीरियड के लिए लीज जो सब्सटेंशियली लोअर देन द मार्केट रेंट है या मार्केट रेट बोल सकते हैं। तो वो सब चीज़ें हैं। तो यही है, इसी के बेसिस पे ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था। आखिरी 2 क्वेश्चन है, ठीक है, ये आखिरी 2 क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, करते हैं सॉल्व। चलो, क्या बोला है? एस स्क्वायर प्राइवेट लिमिटेड, ये स्क्वायर प्राइवेट लिमिटेड अपन एफडीआई में भी पढ़ेंगे। एस स्क्वायर प्राइवेट लिमिटेड हैज़ टेकन मशीनरी फ्रॉम ऑन लीज, मशीनरी लीज पे ली है, तो ये हो गया लेसी, ये हो गया लेसर, ठीक है, एस के लेसर है, और लीज टर्म 4 साल है, फेयर वैल्यू 20 लाख है, लीज रेंट 6.25 लाख है, जीआरबी और एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू दे के रखा है, इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे के रखा है, और डिस्काउंटेड रेट दे के रखा है, वही 15% का डिस्काउंटेड रेट दे के रखा है शायद, तो यही है 1/1.15। हाँ, ठीक है। अब हमको लीज लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है। लीज लाइबिलिटी मतलब हमको लेसी की पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करना है ना। लीज लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं, हमको लेसी की पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करना है। सबसे पहले लीज लाइबिलिटी मतलब एक तरीके से बोल रहे हैं ये कि लीज लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ? इंस्टॉलमेंट हम पे करते हैं। पहले तो चलो हम मशीनरी को बुक करना कितने पे है, फेयर वैल्यू 20 लाख दे के रखा है। ऐसा करते हैं कि एक बार देखते हैं कि इसकी फेयर वैल्यू, इसका वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी निकालते हैं, ठीक है। पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी निकालते हैं। तो लीज रेंट दे के रखा 6,25,000 और गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू भी है, तो इसको निकालते हैं। तो 0.8696 प्लस 0.7561 प्लस 0.6575 प्लस 0.5718 ये सब करा तो 2.855 है। इसको हम ये 6,25,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 साल का, क्योंकि लीज टर्म भी 4 साल की, इसको 6,25,000 से मल्टीप्लाई किया तो 1,784,375 आया। अब 1,784,375 तो लीज रेंट आया, चाहे यही है क्या? ओके, ठीक है, इन्होंने 7,50,000 लिया तो 1,784,375 को एम प्लस कर दिया। बाकी जो गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू है 1,25,000, 1,25,000 को भी हमने मल्टीप्लाई किससे किया? 0.5718 से, तो ये आया 1,855,850, ठीक है, 1,855,850 आया। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी कितना हुआ? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी हमारा ये हुआ, और जो फेयर वैल्यू है वो 20 लाख है, तो ठीक है, कोई सब्सटेंशियली ऑल तो नहीं है, तो लीज लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करेंगे हम 1,855,850 पे, ठीक है। तो एस फॉर एस 19, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो इतना कुछ खास नहीं था ये, ओके, आ जाओ। ठीक है, तो लाइबिलिटी, लीज लाइबिलिटी होती है लाइबिलिटी एट द इंसेप्शन ऑफ लीज, ये लीज लाइबिलिटी होती है, ओके। तो ठीक है, तो ये लाइबिलिटी एट द इंसेप्शन ऑफ लीज हुआ। ये अब लास्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन होगा ये भी, ठीक है, ट्राई करते हैं। ऑन 1 जनवरी 2016, ठीक है, संता लिमिटेड ने इक्विपमेंट सोल्ड किया, ओके, ये सोल्ड किया, सेल एंड लीजबैक वाला ट्रांजैक्शन हो सकता है, ठीक है ना, समझना थोड़ा सा। सोल्ड करा इक्विपमेंट 6/14/460 में, एंड द कैरिंग अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट 1 लाख है। लो, कैरिंग अमाउंट 1 लाख है, ठीक है, कैरिंग अमाउंट 1 लाख है, सोल्ड करा इसने 6/14/460 में। चलो, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ वो तो पार्ट ऑफ अ पैकेज, ये तो नेगोशिएशन पैकेज है ना, अपन ने पढ़ा ही था ना, सेल एंड लीज बैक एक पैकेज होता है, नेगोशिएशन पैकेज। तो सेल वाज अ पार्ट ऑफ पैकेज अंडर विच बनता लीज असेट टू संता फॉर 10 ईयर्स टर्म। चलो, लीज पे दे दिया, इकोनॉमिक लाइफ 10 साल है, मिनिमम लीज रेंटल पेबल बाय द लेसी हैज़ बीन फिक्स्ड एट, मिनिमम लीज रेंट जो है वो 1 लाख है। तो सेल करा और फिर लीज बैक कर लिया, ठीक है। तो ठीक है, मिनिमम लीज रेंटल हैज़ बीन फिक्स 1 लाख, जो 31 दिसंबर 2016 से चालू होगा। इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट ऑफ संता इज एस्टिमेटेड टू बी 10%। कैलकुलेटेड नेट इफेक्ट ऑन स्टेटमेंट ऑफ P&L इन द बुक्स ऑफ संता।
तो नेट इफेक्ट इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L, तो नेट इफेक्ट इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L इन द बुक्स ऑफ संता, तो सेल एंड लीज बैक। सबसे पहले ये लीज जो ऑपरेटिंग लीज है, फाइनेंस लीज है, कैसे समझ में आएगा? ठीक है ना, ये कैसे समझ में आएगा कि ऑपरेटिंग लीज है कि फाइनेंस लीज है? ओके, अब अगर चेक करें तो 1 लाख का जो है लीज रेंटल फिक्स हुआ है, गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू कुछ दे के नहीं रखी है तो ज़ीरो ही मानते हैं इसको। अगर हम इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे 10% के रेट से तो अराउंड इसी के ही इक्वल टू में आ रहा है, मतलब फेयर वैल्यू के इक्वल टू में आ रहा है, मतलब ये फाइनेंस लीज की तरफ जा रहा है। अब फाइनेंस लीज की तरफ जा रहा है तो हमने क्या पढ़ा है कि फाइनेंस लीज की तरफ जाता है तो उसमें जो प्रॉफिट और लॉस है वो शायद जो है इमीडिएट